देखिए हम बर्न पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बर्न का एक मिथ मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि वो जो मिथ है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया में जब भी कोई बच्चा या कोई बर्न का पेशेंट जलता है, तो उस वक़्त लोग ठंडा पानी नहीं डालते। ठीक है, बल्कि वो होम रेमेडीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आलू, छिला हुआ आलू लगाते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं, या कोई ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो घी लगा के आते हैं। हमने देखे हैं जो जले हुए पेशेंट का, अभी एक बच्चा था रिसेंटली हमारे वार्ड में आया था, वो घी लगा के आए थे। तो घी जो है ठीक है ना, अब देखें एक चीज़ जली है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्किन है, ये बर्न हुई है, ठीक है। जब बर्न हुई है तो जो एनर्जी, गर्मी अंदर है, उसको बाहर तो निकालना है ना, ठीक है। तो इसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है इस गर्मी को, ठीक है। तो ऐसे केस में लोग पानी नहीं डालते, पता नहीं क्यों। पानी डालने से लोग समझते हैं कि छाले बन जाते हैं, दिस एंड दैट, ठीक है। तो हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जला हुआ पेशेंट, जब भी पेशेंट जले, कहीं पे बर्न हो, तो उसमें कम से कम 20 मिनट तक ठंडा पानी, टैप वाटर या ठंडा पानी डालते रहना चाहिए, ठीक है। तो पानी आप ज़रूर डालें अगर आपका कोई पेशेंट, अल्लाह ना करे, अगर कहीं बर्न इंजरी होती है तो, ठीक है। अच्छा, तो बर्न देखें, बर्न है क्या, ठीक है। सबसे पहले बर्न है क्या। बर्न इज़ टिश्यू इंजरी होती है इसमें, ठीक है ना, डेफिनेटली टिश्यू इंजरी होती है, और ये कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, याद रखें। ये बर्न की कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, ठीक है ना। तो ये कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, अगर थर्मल एनर्जी लग जाए स्किन पे, कहाँ पे, एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पे या फिर इंटरनल बॉडी सरफेस पे लग जाए, तो जो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, ये उस टिश्यू इंजरी को हम बर्न कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कॉजेज़ क्या हैं बर्न के। बर्न के कॉजेज़ जो हैं वो क्या-क्या हो सकते हैं। फ्लेम्स हो सकते हैं, फ्लेम बर्न हो सकता है। इट कैन अकर ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ हॉट सोर्सेस हो सकता है। कोई जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गरम, जो तवा, गरम कुछ भी, कोई लोहा, ठीक है। इसी तरह स्कार्स हो सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी से बर्न हो सकता है, केमिकल बर्न हो सकता है, फ्रिक्शन से बर्न हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ्रिक्शन एक्सीडेंट के दौरान जब जो पेशेंट जब स्लिप होता है रोड पे, उसमें फ्रिक्शन होती है, उससे भी बर्न हो सकता है, ठीक है। फिर रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन से भी बर्न हो सकता है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं बर्न के, ये आपने देखने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्काल्ड का मतलब आपको याद रखना चाहिए कि स्काल्ड का मतलब इंजरी विथ हॉट लिक्विड, ठीक है। इंजरी विथ हॉट लिक्विड, ये लिक्विड जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, अच्छा वाटर मिल्क हो सकता है, इसी तरह और भी चीज़ें हैं, ठीक है। करी हो सकती है, सालन वगैरह, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना। इंजरी विथ हॉट लिक्विड और स्टीम, हॉट लिक्विड और स्टीम, इसको हम स्काल्ड बोलते हैं, याद रखें, ठीक है। ठीक है ना। अब जो टिश्यू की जो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, ये कोआगुलेटिव नेक्रोसिस जो होती है, इसकी डेप्थ जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर पे, कितना टेम्परेचर लगता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ड्यूरेशन ऑफ द कंटैक्ट पे, ठीक है, कि कितनी ड्यूरेशन के लिए एक्सपोज हुआ है पेशेंट की स्किन, ठीक है ना। अब देखिए बर्न जो है, बर्न इसके जो है इफ़ेक्ट्स आते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। इसके बॉडी के इफ़ेक्ट्स को हम 3 डिफरेंट उसमें डिवाइड करेंगे। लोकल इफ़ेक्ट्स, रीजनल इफ़ेक्ट्स और सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स, याद रखें, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोकल इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। लोकल इफ़ेक्ट्स देखें कि जो बर्न होता है ना, बर्न में होता क्या है, इसमें सुपरफिशियल टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होती है, सुपरफिशियल टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होती है, और जो डीप टिश्यू होता है उस वो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है। सुपरफिशियल टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होती है, डीप टिश्यू फिर एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। और जिसकी वजह से, ठीक है ना, फिर हमें
लोकल इफ़ेक्ट्स ड्यू टू बर्न हमें मिल जाते हैं, ठीक है ना। सुपरफिशियल टिश्यू की डिस्ट्रक्शन, डीप टिश्यू का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। अब होता क्या है, फ्लूइड जो होता है ना, फ्लूइड फिर क्या होता है, लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस से भी निकल आता है फ्लूइड, और फ्लूइड फिर ये ब्लिस्टर्स बन के ट्रैप भी हो सकता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ब्लिस्टर्स बन जाते हैं बर्न के पेशेंट्स, ठीक है ना। अब ये जो लॉस ऑफ फ्लूइड होता है, इट इज़ ग्रेटली इंक्रीज्ड, लॉस ऑफ फ्लूइड जो है इट इज़ ग्रेटली इंक्रीज्ड इन बर्न पेशेंट्स, ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल जो इनसेंसिबल लॉसेस होते हैं ना 15 ml पर मीटर स्क्वायर पर आवर के हिसाब से होते हैं, वो फिर इतना ज़्यादा होते हैं कि इसमें बर्न के पेशेंट में 200 ml पर मीटर स्क्वायर पर आवर तक ये पहुंच जाते हैं इनकी रफ्तार, ठीक है ना, इनका लॉस, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जो डीपर इंजरी है, डीपर इंजरी अगर हो तो होता क्या है कि एपिडर्मिस और डर्मिस मिल के जम हो जाते हैं एक दूसरे में, और इसको हम कोगुलम सा बन जाता है। इस कोगुलम को हम क्या कहते हैं, इसको हम स्कार कहते हैं, स्कार। आपने देखा होगा, आपने स्कैरोटमी का लफ्ज़ पढ़ा होगा, स्कैरोटमी का, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा देखें कि अगर एपिडर्मिस गया ना पेशेंट का, तो क्या होता है, नुकसान किस चीज़ का, स्किन का एपिडर्मिस गया तो जो बैरियर होता है ना फॉर बैक्टीरिया वो गया, वो ख़त्म हो जाएगा, और कंटेमिनेशन बैरियर वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ठीक है। और फिर सेप्सिस इंस्यू करेगा, फिर पेशेंट को सेप्सिस हो सकता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ज़्यादा होगी, इन्वेजन ज़्यादा होगी ना। ठीक है। अब हम रीजनल इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। हमने लोकल इफ़ेक्ट्स पढ़ लिए बर्न के, अब हम रीजनल इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। रीजनल इफ़ेक्ट्स में भी हम देखेंगे कि सर्कुलेशन पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और रेस्पिरेशन पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो सर्कुलेशन सबसे पहले, ठीक है ना। सर्कुलेशन देखें, इसमें लिम्ब सर्कुलेशन में भी कंप्रोमाइज्ड, ठीक है, लिम्ब सर्कुलेशन उड़ सकती है, ठीक है। ठीक है। इसी तरह जो डायरेक्ट डैमेज होती है ना कोई भी मेन लिम्ब की वेसल को, ये अनलाइकली होती है बर्न की वजह से। डायरेक्ट डैमेज अनलेस एंड अनटिल हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के खंभे की जो तार होती है ना उसकी वजह, उसको हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी उसकी वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जल के जो आर्टरी जो है या वेसल जो है, वेन जो है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है ना, उसकी वजह से हो सकती है। लेकिन जो आम बर्न्स हैं उनकी वजह से डायरेक्ट डैमेज टू द वेसल कहता है कि अनलाइकली होती है, ठीक है ना। देखें, बर्न पेशेंट को हुआ, ठीक है, पेशेंट का लिम्ब बर्न हुआ, ठीक है, इससे क्या होता है, इससे लिम्ब में ग्रॉस एडिमा डेवलप होता है। डेफिनेटली ग्रॉस एडिमा का फिर वहाँ पे जो स्वेलिंग होगी और उसकी जो टिश्यू की टेंशन क्रिएट होगी ना, उसकी वजह से वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। और स्पेशली किस केसेस में, सर्कमफेरेंशियल बर्न, फॉर एग्जांपल हाथ का पूरा हाथ ऐसे बर्न हुआ है, उसको सर्कमफेरेंशियल बर्न कहते हैं, राउंड द क्लॉक पूरे का पूरा हाथ, ठीक है। तो उसमें जो स्कार फॉर्मेशन होती है ना उसकी वजह से भी वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और लिम्ब की जो ठीक है वेस्कुलर सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, ठीक है ना। इसी तरह मसल कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है, मसल कंपार्टमेंट सिंड्रोम की भी पॉसिबिलिटी आती है इस तरह सर्कमफेरेंशियल बर्न्स में, ठीक है ना। ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की जो कंपार्टमेंट्स हैं, कंपार्टमेंट्स की जो डायग्राम वो आपको दिखा दूँगा, ठीक है। ठीक है। इसी तरह फिर दूसरा जो रीजनल इफेक्ट है वो रेस्पिरेशन में आता है। हमने रीजनल इफेक्ट्स में क्या क्या देखा, सर्कुलेशन हमने नोट किया, फिर अब रेस्पिरेशन में रीजनल इफेक्ट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हॉट गैसेस होती हैं ना, हॉट गैसेस वो फिज़िकल बर्न करती हैं, ठीक है ना, नोज़, टंग, लेरिंग्स वगैरह, ये बर्न जो होती है ना एबव द लेरिंग्स, ये दो टर्म्स याद रखें रेस्पिरेशन में बर्न के केसेस में, एबव द लेरिंग्स इंजरी और बिलो द लेरिंग्स इंजरी, ठीक है ना, बिलो द लेरिंग्स इंजरी और अबव द लेरिंग्स इंजरी। अबव द लेरिंग्स इंजरी हॉट गैसेस जो है फिजिकल बर्न करती हैं नोज, टंग और लेरिंग्स को। वंस बर्न, ये चीज़ें नोज, टंग और लेरिंग्स जब बर्न जलती है ना, इनमें फिर स्वेलिंग डेवलप कर जाती है और फिर कंप्लीट ब्लॉकेट ऑफ द एयरवे हो सकता है। याद है हम ट्रेकियोस्टमी भी करते हैं ऐसे पेशेंट्स में जिसमें फेस एंड नेक इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ठीक है। फिर स्टीम जो है, स्टीम देखें, स्टीम कैन कॉज डैमेज टू द लोअर एयरवे, ठीक है ना, ये बिलो द लेरिंग्स जा सकती है स्टीम, ठीक है ना, स्वेलिंग हो जाती है। फिर क्या हो सकता है उस लोअर एरियाज में, स्लफिंग ऑफ द एपिथेलियम हो सकती है। फिर क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, ठीक है।
ठीक है ना। तो ये दोबारा बताता हूँ, स्टीम जो है वो डैमेजेस लोअर एयरवे, इसको हम क्या कहते हैं, बिलो द लेरिंग्स बर्न। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर क्या हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। स्वेलिंग में की वजह से फिर जब स्वेलिंग होगी एपिथेलियम स्लफ ऑफ हो जाएगी। ठीक है, स्लफिंग ऑफ द एपिथेलियम ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री, और फिर रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। ठीक है ना, स्लफिंग ऑफ द एपिथेलियम की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है पेशेंट। ठीक है। ठीक है। तो जो आपके जो वार्ड में जो पेशेंट्स हैं उनमें जो स्टीम के साथ बर्न होके आते हैं ना, उसमें आपने उनमें ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि उनमें लोअर एयरवे बिलो द लेरिंग्स इंजरी कराता है स्टीम, और स्लफिंग ऑफ द एपिथेलियम हो जाती है, और रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। ठीक है। इसी तरह रेस्पिरेशन में ही देखिए कि पॉइजनस गैसेस, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस ये बनती हैं जहाँ पे फ्लेम बर्न वगैरह वगैरह होता है, क्लोज कंपार्टमेंट बर्न वगैरह में। ठीक है ना। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, एफिनिटी फॉर द हीमोग्लोबिन इसकी ना 280 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, और फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को ये हर्डल क्रिएट करती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इसकी वजह से इनहिबिट हो जाती है। ठीक है ना। इफ़ द लेवल्स ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आर 10% और ग्रेटर देन, समझो कि ये एक डेंजरस सिचुएशन है, एंड पेशेंट्स नीड्स टू बी प्रोवाइडेड विद प्योर ऑक्सीजन या हाइपरबैरिक ऑक्सीजन फॉर 24 आवर्स। ठीक है। अगर तो 60% तक पहुंच जाए ना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह पेशेंट क्या करता है, इनहेल करता है बर्न्स में, फ्लेम बर्न्स में। ठीक है। इस तरह की तम्बाकू में, अच्छा होम हाउस फायर में। ठीक है। जो है ना धुआं वगैरह इनहेल करता है, धुआं में पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स फिर अंदर एल्वेलाई तक जाते हैं, और वहाँ जाके केमिकल न्यूमोनाइटिस कराते हैं, जो कि इट्सेल्फ एक अगेन कॉम्प्लिकेशन है बर्न की। ठीक है। सिस्टेमिक यानी रीजनल, इट्स नॉट सिस्टेमिक, इट्स रीजनल। अभी में सिस्टेमिक हमने आगे पढ़ना है, सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स ऑफ बर्न। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स ऑफ द बर्न। हमने पढ़ा लोकल इफ़ेक्ट्स, हमने पढ़ा रीजनल इफ़ेक्ट्स। ठीक है। अब हम सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स ऑफ द बर्न, इसमें भी हम सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और रीनल और जीआईटी देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि सर्कुलेशन में देखें फ्लूइड लॉस थ्रू द डैमेज्ड कैपिलरीज होती है इसमें। ठीक है। डैमेज कैपिलरीज ऐसे आती हैं। ठीक है। एंडोथेलियम, आपको पता है सेल जब इंजरी होती है श्रिंक कर जाती है एंडोथेलियल सेल्स, तो डैमेज कैपिलरी से फ्लूइड लॉस होकर बाहर आ जाता है। ठीक है ना। अब ये जो फ्लूइड है, कुछ तो विजिबल फ्लूइड होता है ना, जैसे स्किन से आपने देखा होगा ब्लिस्टर्स वगैरह, और रिस के फ्लूइड भी निकलता है ब्लिस्टर से। आप अगर एक थोड़ा सा गौर करके देखें तो एक तो विजिबल फ्लूइड होता है। ठीक है ना, वो एक्सटर्नल लॉस हो गई। ठीक है। इसी तरह इंटरनल लॉस इनटू द टिश्यूज़ भी होता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से एक्सटर्नल लॉस और इंटरनल लॉसेस मिला के फिर पेशेंट कहाँ जाता है, हाइपोवोलीमिया में चला जाता है। ठीक है। ठीक है ना। प्रिवेंशन ऑफ दिस हाइपोवोलीमिया, इस हाइपोवोलीमिया को पेशेंट से बचाना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को बचाना। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ दिस हाइपोवोलीमिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अर्ली बर्न रिससिटेशन। याद रखो, इफ़ेक्टिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो होती है ना, अर्ली पेशेंट जब बर्न होकर आपके पास आता है, अगर आप इफ़ेक्टिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो दैट इफ़ेक्टिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट इट मिनिमाइजेस रिस्क ऑफ अदर सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस एज वेल। तो फ्लूइड की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। हाँ। ठीक है। अब देखें जीआईटी की, अगर जीआईटी को इस्कीमिया हो जाए ना, ठीक है, अब डेफिनेटली बर्न हो गया, बर्न में हाइपोवोलीमिया हो गया, तो जीआईटी की तरफ भी फ्लूइड कम जाएगा ना। ठीक है। तो जीआईटी में इस्कीमिया हो जाए तो उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है जीआईटी की, और एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी कम हो जाती है, तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है बर्न में, याद रखें, बिकॉज ऑफ दिस इस्कीमिया। ठीक है। उस पेशेंट का जो एब्डोमेन है ना, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता न्यूट्रिएंट्स को, कम एब्जॉर्प्शन हो जाती है। नहीं कर पाता तो नहीं कह सकते, अलबत्ता न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कम ज़रूर होती है। ठीक है ना। इससे फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ गट बैक्टीरिया भी हो सकती है इनटू द सर्कुलेशन। ठीक है। और फिर सेप्सिस में जा सकता है पेशेंट। ठीक है। सेप्सिस में जा सकता है बिकॉज ऑफ जीआईटी इश्यूज। आपने वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है पेशेंट की, वो देखी है। ठीक है। तो अक्सर बर्न पेशेंट्स के जो बच्चे आते हैं स्पेशली, उनमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है। ठीक है। डिस्टेंशन भी आपको मिलेगी अक्सर वार्ड्स में। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब कर्लिंग्स अल्सर क्या होता है, बर्न कर्न। ठीक है। बर्न कर्न ये निमोनिक है।
ठीक है। बर्न, सी को हटा के बी लगा दो, बर्न। कर्लिंग अल्सर, ठीक है। तो कर्लिंग अल्सर जो होते हैं वो बर्न में होते हैं। कुशिंग्स अल्सर होते हैं, कुशिंग्स वो होते हैं हेड इंजरी में, ठीक है ना, हेड इंजरी में, ठीक है। तो कर्लिंग्स अल्सर बन सकते हैं। अल्सरेशन ऑफ द, इसमें क्या होती है, स्टमक की के म्यूकोजा की अल्सरेशन होती है, ठीक है ना। अल्सरेशन इज स्लफिंग ऑफ द एपिथेलियम, ठीक है, ठीक है। फिर देखें कि इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, इसमें फिर मैल न्यूट्रिशन भी आ जाती है, ठीक है ना। देखें अगर पेशेंट का बर्न लार्ज हो, ठीक है ना, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट एंड इट इंक्रीजेस कैलोरिक एक्सपेंडिचर, कैलोरीज की एक्सपेंडिचर बढ़ जाती है लार्ज बर्न्स में, अंदाज़ा करें। और मेटाबॉलिक जो है ना, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये क्यों बढ़ता है, इट इंक्रीजेस टू प्रोवाइड हीट इवेपोरेशन, ठीक है ना, इट इंक्रीजेस टू प्रोवाइड हीट इवेपोरेशन, ठीक है ना। अगर इन सीवियर बर्न्स की बात की जाए तो ठीक है ना, 7000 किलो कैलोरीज पर 24 आवर्स एक्सपेंडिचर होता है कैलोरीज का, 7000। आप अंदाज़ा करें कि सीवियर बर्न्स में 7000 किलो कैलोरीज पर 24 आवर्स एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखें डेली वेट लॉस कितना होता है बर्न पेशेंट्स में, 0.5 kg डेली वेट लॉस यूजुअली हो जाता है, याद रखें। इट्स बुक में लिखा है इट्स नॉट अनयूजुअल कि पेशेंट को 0.5 kg पर डे के हिसाब से वेट लॉस हो, अनटिल एंड अनलेस स्टेप्स आर टेकन टू प्रिवेंट इट। तो इस वेट लॉस को भी प्रिवेंट करने के लिए आपने स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास रीनल इफेक्ट्स हमने पहले भी देखे, रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स हमने पहले भी देखे हैं। तो रीनल इफेक्ट्स ड्यू टू बर्न क्या होता है, देखो इसमें हाइपोवोलीमिया तो होता ही होता है, देखें। फिर मायोग्लोबिन यूरिया भी होता है, मसल्स, इसमें आपको पता है ना, मसल्स की भी डैमेज हो सकते हैं। उन दोनों की वजह से क्या हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर में चला जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसमें पेशेंट फिर एक्यूट रीनल फेलियर में चला जाता है। तो ठीक है, फिर सेप्सिस भी होता है बर्न के पेशेंट में, सेप्सिस बहुत ही ज़्यादा होता है यार, आपकी सोच है, आप कभी बर्न के वार्ड्स में जाके देख लें, ठीक है। अब देखें बर्न हुआ पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट को बर्न हुआ, बर्न इंजरी हुई, ठीक है। इससे क्या होता है, एपिडर्मिस स्लफ ऑफ, एपिडर्मिस गई। एपिडर्मिस एक क्या है, एपिडर्मिस एक बैरियर है अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्वेजन। तो अब देखो बैक्टीरियल इन्वेजन, बैरियर ख़त्म हो गया तो बैक्टीरियल इन्वेजन बढ़ जाएगी, जब बैक्टीरियल इन्वेजन बढ़ जाएगी तो कंटेमिनेशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, सेप्सिस, बर्न का पेशेंट बहुत जल्दी सेप्सिस में जा सकता है, ठीक है। इसी तरह लेट इफेक्ट्स हमने क्या क्या पढ़े, हमने पढ़े जो सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स में हमने क्या क्या पढ़े, रेस्पिरेटरी, रीनल, जीआईटी, सर्कुलेशन, ये सारा पढ़ा। और मेटाबॉलिक भी पढ़े, हमने मेटाबॉलिक भी पढ़े ना। ये देखिए मेटाबॉलिक में हमने क्या कहा था, हमने मेटाबॉलिक में कहा था कि जो मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, कैलोरी एक्सपेंडिचर, ये तो मेटाबॉलिक के लाइन में होगा, ठीक है। तो ये सारा ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे लेट इफ़ेक्ट्स, ठीक है। लेट इफ़ेक्ट्स देखें, लेट इफ़ेक्ट्स में स्कार बन जाता है, ठीक है। इसका स्कार की अपनी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होती है, पेशेंट को कंट्रैक्चर बन सकता है, आपने देखा होगा, डिसेबिलिटी हो जाती है, और साइकोलॉजिकल ट्रामा होता है ड्यू टू कॉस्मेटिक इश्यूज, ठीक है ना। तो ये ठीक है, ठीक है। आखिर में जल्दी हम बर्न का चार्ट कैसे बनाएंगे। बर्न हमें क्या देता है, लोकल इफ़ेक्ट्स देता है। बर्न हमें क्या देता है, रीजनल इफ़ेक्ट्स देता है। बर्न हमें क्या देता है, सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स देता है, ठीक है ना। सबसे पहले लोकल इफ़ेक्ट्स देखें। लोकल इफ़ेक्ट्स में टिश्यू डैमेज होता है, डेफिनेटली एपिडर्मिस डैमेज होती है, डर्मिस डैमेज होती है, ठीक है। जब टिश्यू डैमेज होता है तो फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है ना। फ्लूइड लॉस जो है, फ्लूइड लॉस, नॉर्मल इंसेंसिबल लॉस अगर 15 ml पर मीटर स्क्वायर पर आवर होता है, मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस, ठीक है, तो इतना बढ़ जाता है फ्लूइड लॉस के, ये 200 ml पर मीटर स्क्वायर पर आवर के हिसाब से फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है ना। तो ये लोकल इफ़ेक्ट्स आ गए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है रीजनल इफ़ेक्ट्स, ठीक है ना। रीजनल इफ़ेक्ट्स, ठीक है। रीजनल इफेक्ट्स में सबसे पहले हम सर्कुलेशन में देखें। सर्कुलेशन में स्कार जो होता है, स्कार वो लिम्ब इस्कीमिया, लिम्ब इस्कीमिया करा सकता है, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन में देखो, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन फ्लेम्स की वजह से, अपर एयरवे इंजरी जैसे नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ठीक है, एबव द लेरिंग्स, ठीक है, एबव द लेरिंग्स ये इंजरी होती है फ्लेम्स वगैरह की वजह से। जबकि लोअर एयरवे, बिलो द लेरिंग्स जो आता है ना, स्टीम इनहेलेशन की वजह से बिलो द लेरिंग्स इंजरी होती है, जिसकी वजह से स्लफिंग ऑफ द एपिथेलियम होती है, हमने पढ़ा। और उसके बाद ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, हमने पढ़ा, ठीक है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, क्लोज कंपार्टमेंट फ्लेम बर्न्स में कार्बन मोनोऑक्साइड हमने देखा कि 280
टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से मिलती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसी तरह फिर पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जो हैं इनहेल करता है, पेशेंट इनहेल करता है तो वो एल्वेलाई के अंदर जाके केमिकल निमोनाइटिस कराते हैं। तो ये रीजनल इफेक्ट्स में आ गए। फिर हमारे पास सिस्टेमिक इफेक्ट्स हैं, ठीक है। सिस्टेमिक इफेक्ट्स में देखें सर्कुलेशन में देखो फ्लूइड लॉस, ना सिर्फ फ्लूइड बाहर से लॉस होता है, इंटरनली भी ऑर्गन्स में भी लॉस होता है, इसके वजह से हाइपोवोलीमिया हो जाता है, ठीक है। फिर जीआईटी में देखो डिक्रीज मोटिलिटी होती है, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होती है, कर्लिंग्स अल्सर बनते हैं जीआईटी में, ये हमने पढ़ा। फिर रीनल में एआरएफ एक्यूट रीनल फेलियर में चला जाता है पेशेंट, क्यों? हाइपोवोलीमिया की वजह से, और एमजीयू मायोग्लोबिन यूरिया की वजह से, ठीक है। मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं फिर, ठीक है ना। मेटाबॉलिक चेंजेस कौन कौन सी हैं? मेटाबॉलिक चेंजेस इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज इन कैलोरिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट, यानी कि पेशेंट का 0.5 kg पर डे के हिसाब से वेट लॉस हो सकता है। और कैलोरीज के बारे में मैं बताऊं कि कैलोरिक एक्सपेंडिचर कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो 7,007 किलो कैलोरीज, ठीक है ना, ये पर डे हिसाब से ज़ाया हो जाती हैं, बॉर्न के पेशेंट्स में एक्सपेंड नीडेड होती हैं, ठीक है। ठीक है। इसी तरह फिर लेट इफ़ेक्ट्स भी याद रखें। लेट इफ़ेक्ट्स में क्या क्या होता है? लेट इफ़ेक्ट्स में पेशेंट का स्कार बन जाता है, ठीक है। पेशेंट का जो है वो कंट्रक्चर बन जाता है, लेट इफ़ेक्ट्स हैं ये सारे। फिर पेशेंट का क्या बन जाता है? डिसेबिलिटी हो जाती है, पेशेंट का साइकोलॉजिकल ट्रामा हो जाता है, ठीक है। ये सारे लेट इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है।